हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फीटर के हाइड्रो मैकेनिक पोस्ट कोड 976 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके थ्योरी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और ये जो है वो आगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। जैसे एचपीटीसीएल का एग्ज़ाम हो गया, फीटर का हो गया, जल शक्ति विभाग में हो गए, तो ये आपको आने वाले एग्ज़ामों में जो है आपकी हेल्प करेगा। तो हम जो है क्वेश्चन के आंसर करेंगे और जो उसका आंसर होगा वो आंसर क्यों है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल। लैपिंग माध्यमों का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर है ए, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। तो इसमें लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य पूछा गया है। तो ये उद्देश्य ये है कि जब हम लैपिंग करते हैं तो जॉब और सरफेस के बीच में हीट पैदा होती है, तो उस हीट को कम करने के लिए जो लैपिंग व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप कटिंग ऑयल, मशीन ऑयल इत्यादि और भी होते हैं, वनस्पति ऑयल आदि। क्वेश्चन नंबर 3, वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेयरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। बेयरिंग पदार्थ का गलनांक शाफ्ट के पदार्थ के गलनांक से कम क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, प्रिवेंट्स शाफ्ट सीजर, शाफ्ट के पकड़े जाने को रोकना। तो इसका ये आंसर इसलिए है, अगर जो बेरिंग का जो मटेरियल है उसका गलनांक ज़्यादा होगा अगर शाफ्ट से, तो जब वो पिघलेगा तो वो शाफ्ट को भी डैमेज करेगा, तो जिससे हमारी दोनों जो पार्ट हैं वो दोनों डैमेज हो जाएंगे। इसलिए बेरिंग का जो मटेरियल का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, उसको कम रखा जाता है और शाफ्ट का ज़्यादा, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए और शाफ्ट जो है वो अपनी सही स्थिति में बने रहे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमोमाइजिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। संक्षारण रोकने हेतु क्रोम लेपन को प्रक्रमित करने हेतु कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो क्रोम लेपन से तो आप समझते हैं कि जो लेप लगाया जाता है, तो इसका आंसर है डी, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका ये 1300 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि इसमें एक धातु नहीं यूज़ की जाती है, इसमें क्रोमियम के साथ स्टील और कुछ लोह मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और क्रोमियम का जो मिश्रण है वो क्रिस्टल है ना। तो क्रिस्टल है जैसे, तो इसलिए उसका खुद का टेम्परेचर भी 1200 से ज़्यादा है, इसलिए इसका 1300 से 1400 तक का टेम्परेचर क्रोम लेपन के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। वे कौन सा बेयरिंग पदार्थ है जिसका घर्षण गुणांक निम्न है और पदार्थ लागत उच्च? तो इसका आंसर है बी, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इसलिए क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं इसके जो बेयरिंग की अधिक रेंज होती है, और ये लुब्रिकेंट जो होता है वो रसायन प्रतिरोधी होता है, और ये हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, इसलिए जो है ये इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ असेंट्रिक रेड्यूसर यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइनों में उपयोग में लिए जाते उत्केंद्रीय अपचायित्री की स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर है डी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्योंकि देखिए, असेंट्रिक का मतलब ये है कि ऊपर नीचे, तो रिड्यूसर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पाइप अप और डाउन में थोड़ी सी हमें मिलती है, तो हमें वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है, इसलिए उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ रेंच इज़ यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। तो परिकृष्ट नलिकाकार सतह पर उपयोग किए जाने वाला रेंच किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है ए, स्ट्रैप रेंच। क्योंकि ये जो स्ट्रैप रेंच इसलिए है क्योंकि ये जो रेंच होते हैं इसमें एक हैंडल होता है, जो आम रेंच होता है उसकी तरह ही एक हैंडल होता है, और उसके आगे जो होती है वो बेल्ट लगी होती है रोल करके, और ये फिनिशिंग वाले जो होते हैं ट्यूबुलर सरफेस उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम अन्य रेंचों का प्रयोग करेंगे तो उस पर निशान डाल देगा, इसलिए जो है फिनिशिंग ट्यूबुलर सरफेस पे स्ट्रैप रेंच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय पाइप डाई। पाइप डाई से काटे गए बाह्य पाइप थ्रेड की रेंज क्या होगी? तो इसका आंसर है ए, 1/2 इंच से 4 इंच तक। मतलब कम से कम आप पाइप डाई के साथ आधी इंच की चूड़ी से लेकर 4 इंच तक की चूड़ी थ्रेड काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप्स ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। वाहन
नोदक शाफ्ट पर किस प्रकार का युग्म उपयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यूनिवर्सल कपलिंग, डी यूनिवर्सल युग्मन। तो प्रोपेलर शाफ्ट का मतलब ये होता है, जो आपने बड़े बड़े जहाज़ देखे होंगे, समुद्री जहाज़, तो उस पे जो फ़ैन लगा होता है, फ़ैन, ये उसकी तरह होता है। तो इसलिए इसमें जो है यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वट केसेस लोड नॉइस इन द टैप इन टर्न ऑन? जब टोंटी खोली जाती है तब उसमें तेज आवाज़ किस कारण आती है? तो इसका आंसर है डी, वाल्व लूज ऑन स्पिंडल, डी स्पिंडल पर वाल्व का ढीला होना। अगर वो ढीला होगा तो वो उसमें से हवा जो है वो क्रॉस करेगी और इसलिए वो साउंड पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल हैपन इन द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर? यदि ड्रिल का निष्कासन कोण अधिक है तब क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, कटिंग एज विल बिकम वीक, कर्तन धार दुर्लभ बन जाएगी। तो इसका कारण ये इसलिए है कि यदि अगर क्लियरेंस एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो धातु को काटेगा ही नहीं, और अगर वो जितना कम होगा तो वो धातु को उसकी उतनी ही रेंज पर धातु को वो काटना शुरू कर देगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए जो होता है वो अलग अलग एंगल क्लियरेंस एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड इज सूटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस? सतह के बहुत नज़दीक से टूटा हुआ बटन स्टड निकालने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो इसका आंसर है सी, प्रिक पंच मेथड। तो इसमें क्या करेंगे कि सरफेस के पास जहाँ पे स्टड टूटा हुआ होगा वहाँ प्रिक पंच और हैमर की सहायता से उस टूटे हुए भाग के ऊपर पंच और हैमर की चोट लगाई जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, और वो इजीली उसके साथ खुल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग ए 10 mm होल इफ़ अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm? यदि अल्प साइज 0.2 मिलीमीटर है तथा अति साइज 0.05 मिलीमीटर है तब 10 मिलीमीटर छिद्र के छिद्रवन के लिए ड्रिल साइज कितनी होगी? तो इसका आंसर है बी, 9.75 mm, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर साइज माइनस ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो हमें पता है रीमर का 10 mm होल दिया गया है, तो अंडर साइज 0.2 है और ओवर साइज जो 0.05 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 हो गया, और 10 में से जब 0.25 को माइनस करेंगे तो 9.75 mm जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज ग्राइंडिंग व्हील? शीर्ण चक्कर में अबंध सामर्थ्य किससे निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, ग्रेड। तो इसका आंसर है बी, ग्रेड। तो ग्रेड जो है एक ऐसा बंधक है जो मजबूती से बॉन्ड को पकड़े रखता है, और ये जिस कोण पर बंधे होते हैं उसी कोण पे डिपेंड करता है कि ये कितना उसको घिसावट कितनी करेगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ का पता चलता है वो ग्रेड से पता चलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच रीमर इज़ यूज्ड फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मोर्स टेपर होल्स? आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर छिद्रों के छिद्रवन के लिए कौन सा रीमर उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक। तो इसका आंसर है डी, सॉकेट रीमर समानांतर मध्यांक के साथ। तो इसका डी आंसर इसलिए क्योंकि जब इंटरनल यानी कि अंदर की जो टेपर होती है, मोर्स टेपर, उसको करने के लिए सॉकेट के साथ इसको पकड़कर इंटरनल होल की रीमिंग की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज़ मेजर्ड? तो ड्रिल बिट की साइज़ को कैसे मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो इसके दो आंसर बताए गए हैं, एक बताया गया बी, बिटवीन द लैंड्स, और एक है डी, नेक डायामीटर।
जो आमतौर पर अगर प्रैक्टिकली के तौर पर देखा जाए तो ड्रिल साइज़ जो लिया जाता है वो तो वैसे ड्रिल गेज से भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर हमने सिंपली यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, वर्नियर वर्नियर कैलिपर को उसकी नेक मतलब नेक के जो व्यास होता है उस पर लगाकर उसका डायामीटर ज्ञात करके उसको मेज़र भी कर लेते हैं। तो बी और डी में है तो, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल? एस प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सी, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, मृदु एवं चिमड़ पदार्थ के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये इसलिए प्रयोग में कहते हैं क्योंकि ट्विस्ट ड्रिल जो होते हैं एस टाइप के, वो एक रेंज है जो एस नंबर के द्वारा शो किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है वो सॉफ्ट और टफ मटेरियल जिसको हम चिमड़ापन भी बोलते हैं, तो उन ऐसे मटेरियलों पे इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविज़न ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स? कौन से माइक्रोमीटर में विनिमय निहाई की व्यवस्था होती है, मतलब जिसमें एनविल को बार बार चेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, क्योंकि जब हमने किसी स्क्रू की थ्रेड को जांचना है तो अगर छोटे टाइप का स्क्रू होगा तो उसमें एनविल की जो थ्रेड होगी, एनविल में जो थ्रेड छोटी होगी तो वो छोटे छोटे स्क्रू की डायमीटर को चेक करेगा, और अगर वो बड़ा स्क्रू होगा तो उसके द्वारा बड़े को। तो इसका मतलब ये है कि इसको बार बार चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज? एक साइज का उसके अपने मूल साइज के बीजीय अंतर के लिए कौन सा पद है? तो इसका आंसर है ए, डेविएशन, ए विचलन डेविएशन जिसको कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? कौन सा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव की लागत कम करना। उसके बाद है 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच चार्ट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस? पेशेवर प्रचालक के कौशल अंकित करने हेतु कौन से चार्ट को उपयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर डी, परफॉर्मेंस चार्ट। परफॉर्मेंस चार्ट से जो है वो उसके ऑपरेटर की प्रैक्टिस का पता चलता है कि वो कितना स्किल्ड हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द डिफेक्ट केस्ड इफ़ द टूल्स इन नोट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट फाइल फेसिंग करते समय यदि टूल को सही केंद्र ऊंचाई तक रखा नहीं गया तब कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है सी, पिप लेफ्ट इन द सेंटर, मध्य में पिप का रह जाना। तो क्योंकि जब हम लेथ में हेडस्टॉक में जॉब को बांधते हैं तो उसकी फेसिंग सबसे पहले टूल की फेसिंग ही जाती है राउंड बार की। तो अगर उसमें जो है वो अगर सेंटर में नहीं होगा तो जब टूल जॉब को काटेगा तो वो थोड़ा सा अप ऊपर या नीचे होगा, जिसके कारण जो है वो उसके सेंटर में मध्य में पिप एक पॉइंट सा बन जाता है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रास एंड ब्रोंज आर वेल्ड बाय डैश फ्लेम? तो पीतल और कांस्य की वेल्डिंग डैश फ्लेम के द्वारा की जाती है। इसका आंसर है बी, ऑक्सीडाइजिंग के द्वारा जो है वो ब्रास और ब्रोंज की वेल्ड किया जाता है फ्लेम के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, लैप जॉइंट आर एम्प्लॉयड ऑन प्लेट्स हैविंग थिकनेस? लैप जॉइंट का उपयोग उन प्लेटों पर किया जाता है जिनकी मोटाई होती है। इसका आंसर है ए, लेस देन 3 mm। 3 मिलीमीटर से कम की जो प्लेटें होती हैं मोटाई वाली उस पर लैप जॉइंट लगाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पज ऑफ द राइजर इज टू? राइजर का प्रयोजन होता है, तो इसका आंसर है सी, फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपोनेंट्स फॉर श्रिंकेज। संकुचन की प्रतिपूर्ति करने हेतु पिघली हुई धातु को कास्टिंग तक पहुंचाना। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो सिकुड़ने को जो धातु सिकुड़ जाती है उसको ये कास्टिंग तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चीजल इज यूजुअली? छैनी का अनुप्रस्थ काट सामान्यतः डैश होता है। तो इसका जो आंसर है, इसके भी दो आंसर बनते हैं, एक तो बनता है सी, रेक्टेंगल, और एक बनता है बी, ऑक्टागनल।
अष्टभुजाकार। तो इसने क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है, तो इसमें जो होगा इसका आंसर होगा बी, ऑक्टागनल, अष्टभुजाकार। क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज़ यूजुअली जो होता है वो ऑक्टागनल होता है। तो आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन इसमें बी को फॉलो करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, गियर लैपिंग इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ डन। गियर लैपिंग एक क्रिया है जो की जाती है, क्रिया यानी कि ऑपरेशन। तो इसका आंसर है ए, आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। जब ऊष्मा उपचार का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाता है गियर के ऊपर, तो उसके बाद तो गियर लैपिंग का जो ऑपरेशन है वो फिर किया जाता है कि उसको परिशुद्धता में बनाने के लिए लैपिंग की जाती है। तो ये होती है हीट ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द डिवाइस विच प्लेस द वर्क पीस इन द सम पोजीशन इन जिग एंड फिक्चर साइकिल आफ्टर साइकिल इज कॉल्ड। जिग और फिक्चर में एक वर्क पीस को चक्कर दर चक्कर उसी स्थान पर जो रखता है उस युक्ति को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, लोकेटिंग डिवाइस। लोकेटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि वो लोकेट कर रहा है उसको बार वापस से अपनी पुनः अवस्था में लाने के लिए, एक बार घुमा के वो उसको वापस लेके जा रहा है, तो लोकेट कर रहा है वो उसको, इसलिए इसका आंसर जो है डी, लोकेटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 29, ए कोटर इज सब्जेक्ट टू, कोटर डैश के अधीन होता है। तो इसका आंसर है बी, टेंसाइल फोर्स ओनली, केवल तरण बल। तो इसका आंसर होगा टेंसाइल फोर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, द रैंकिंग फॉर्मूला होल्ड्स वेल फॉर। रैंकिन सूत्र लागू होता है, तो इसका जो आंसर होगा इसमें होगा सी, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम्स दोनों के ऊपर, लघु स्तंभों पर और दीर्घ स्तंभों पर, दोनों पे ऊपर, तो उसका होगा सी, बोथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट फ्लो फ्रॉम ए डैश इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेयरिंग मीडियम। विकिरण ऊष्मा अतरण का प्रक्रम है जिसमें मध्यवर्ती माध्यम को प्रभावित किए बगैर ऊष्मा का डैश प्रवाह होता है। तो इसका आंसर है ए, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तप्त वस्तु से शीत वस्तु तक जो रेडिएशन इफेक्ट, रेडिएशन को तो आप जानते होंगे, रेडिएशन जैसे होता है जो बिजली चमकती है, तो रेडिएशन इफेक्ट में क्या होता है कि एक लाइट एक जगह पे चमकती है फिर सीधे आगे चले जाती है, तो इस इफेक्ट को रेडिएशन इफेक्ट कहते हैं। और अगर रेडिएशन इफेक्ट को अगर आपने सिंपली देखना होगा तो आप जो अंगीठी जलाते हैं कोयले की, तो जो उससे चिंगारी पैदा होती है, तो आपने देखा होगा चिंगारी कभी एकदम से नज़दीक वो लाइट करती है, फिर ऊपर जाके एक आवाज़ साउंड करती है हल्की सी, और वहाँ पे एक लाइट आती है, तो वो जो चलता है वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो वो रेडिएशन इफेक्ट होता है। तो ये हमेशा ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर चलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग सेंसेबल कूलिंग, तर्कयुक्त शीतलन के दौरान डैश। तो इसका आंसर है डी, पार्टियल टेम्परेचर ऑफ वेपर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वाष्प का आंशिक तापमान अचर रहता है। तो मतलब जब सेंसेबल कूलिंग की जाती है, मतलब अच्छी तर्कयुक्त यानी कि जो यूज़ करने वाली होती है, तो उससे क्या होता है, तो उसमें जो तापमान होता है वो बराबर रहता है। अगर आप अच्छे प्रकार की कूलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे हीट बढ़ जाएगी और वो आपके पार्ट को या आपकी मशीन को भी ख़राब कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज़। तो ताप विद्युत युग्म का कालांक है, तो इसका आंसर है सी, द टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटाइल टेम्परेचर डिफरेंस। प्रारंभिक तापमान के मान का 63.2% प्राप्त करने तक का समय। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसका आंसर है बी, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एमिशन एंड एब्सोर्प्टिविटी आर सेम। तो इसका तो यही कहना था कि वक्तव्य बताना था कि कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सी सही है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मेटल इज़ रिमूव्ड बाय।
अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में धातु को इसके द्वारा हटाया जाता है, तो इसका आंसर है ए, यूजिंग एब्रेसिव स्लरी बिटवीन द टूल एंड वर्क। टूल तथा वर्क बीच में अपघर्षी स्लरी का उपयोग करके। तो अपघर्षी स्लरी मतलब एब्रेसिव स्लरी, तो ये जो होता है एक एक प्रकार का घोल होता है जो सिलिकॉन कार्बाइड एंड बोन कार्बाइड का बनाया जाता है, और इस घोल का प्रयोग करके जो है वो मेटल के ऊपर से उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द एक्सक्यूशंस ऑफ ए CNC पार्ट प्रोग्रामिंग ब्लॉक N020 G02 X4 5.0 Y2 5.0 R 5.0, the types of the tool motion will be CNC पार्ट प्रोग्रामिंग ब्लॉक में N020 G02 X 45.0 Y 25.0 R 5.0 के निष्पादन के दौरान टूल की चाल का प्रकार होता है, तो इसका आंसर है ए, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, ए दक्षिणावर्तक वृत्तीय अंतर्वेशन। तो इसमें जो होती है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो दक्षिण वर्तक वृत्तीय अंतर्वेशन में मतलब दक्षिण क्लॉकवाइज घूमता है टूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कॉपर ट्यूबिंग इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम बिकॉज अपवर्तक तंत्र में ताम्र नालिका का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका आंसर है सी, इट हैज़ लेस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें आंतरिक प्रतिरोध कम होता है कॉपर में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस कम होता है, लेस देन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर टायर ट्यूब इज, टायर ट्यूब के लिए सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता पदार्थ है। तो इसके जो आंसर है इसके भी दो आंसर है। अगर नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा, न्यूट्रल रबर, प्राकृतिक रबर का प्रयोग किया जाता है मोस्टली सबसे ज़्यादा टायर ट्यूब में। लेकिन इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर होगा सी, ब्यूटिल। इसका आंसर होगा सी, ब्यूटिल। पर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। इसमें सी के साथ जाएंगे हम ब्यूटिल में, क्योंकि ब्यूटिल का भी यूज्ड मटेरियल जो होता है वो कॉमनली टायर ट्यूब में यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, घर्षण गुणांक इस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है बी, नेचुरल ऑफ सरफेस ओनली, केवल सतह की प्रकृति पर जो घर्षण होती है वो डिपेंड करता है कि उसका सरफेस, प्राकृतिक सरफेस कैसा है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, इन एन इनवर्ड रिएक्शन फ्लो टर्बाइन, अंतर्मुखी अभिक्रिया प्रभाव टर्बाइन में, तो इसका आंसर है सी, द वाटर एंटर द आउटर पेरिफेरी ऑफ द व्हील एंड देन फ्लो टूवर्ड सेंटर ऑफ द व्हील। पानी चक्कर की बाह्य परिधि में प्रवेश करता है और इसके बाद चक्कर के केंद्र की ओर प्रवाह करता है। तो ये जो प्रश्न है ये मैकेनिकल का है, डिप्लोमा का। तो इसमें क्या है, जो टरबाइन के अंदर रनर होता है तो पानी सबसे पहले टरबाइन में प्रवेश करता है, फिर ये रनर में प्रवेश करता है और रनर में ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स को ये धक्का मारता है, फिर रनर घूमना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर इसका आंसर और ब्रीफली में आपको मिल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कि वो पानी कहाँ एंटर हुआ फिर वो कहाँ गया। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेनी होगी तो आप इन बुक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग आर यूज टू, गहरी खांच बॉल बेयरिंग इसके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर है डी, कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड एंड हाई स्पीड, उच्च चाल एवं संयुक्त प्रणोद एवं त्रिज्य भार के लिए। तो रेडियल जो होता है आपको पता है, रेडियल रोटेट होता है, तो ऐसे भार जिसमें रेडियल लोड उठाना हो और इसके लिए हमें स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग में जो यूज़ किया जाता है वो थ्रस्ट एंड रेडियल लोड्स के लिए प्रयोग किया जाता है कंबाइंड में। क्वेश्चन नंबर 42, हेड डिवोल्व्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, अब केंद्रीय पंप द्वारा विकसित हेड है। तो इसका आंसर है ए, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर एंड स्पीड ऑफ इम्पेलर, आवेजक के व्यास और गति के समानुपाती। तो इसमें जो है वो इम्पेलर जो है उसके समानुपाती ही चलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इन द साइकोमेट्रिक चार्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन्स आर, आर्द्रतामितीय चार्ट में विशिष्ट आर्द्रता रेखाएं डैश होती है। तो इसका आंसर है बी, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, क्षैतिज एवं एक समान अंतर पर, बी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, CAPP इन CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन स्टैंड फॉर। CNC मशीन एवं ऑटोमेशन के संदर्भ में CAPP से तात्पर्य है, तो इसका आंसर है ए, कंप्यूटर एडिट पार्ट प्रोग्रामिंग। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 45, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट ए डिस्टेंस ऑफ। किसी वृत्त के चतुर्थांश का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्रीय त्रिज्या के समानांतर डैश की दूरी पर स्थित होता है, तो इसका आंसर होता है आंसर है डी, 0.6 r। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशो ऑफ। रेनॉल्ड्स संख्या अनुपात है, तो इसका आंसर है सी, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, जड़ता बल से श्यान बल का। ये जो थोड़ी फिजिक्स के क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन। आउटपुट वोल्टता बढ़ाने के लिए बैटरी सेलों को जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर है ए, सीरीज़ में जोड़ा जाता है बैटरी की आउटपुट में वोल्टता बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, थिनर इज़ एडिड टू पेंट इन ऑर्डर टू। पेंट में थिनर मिलाया जाता है इसके उद्देश्य से, तो इसका आंसर है सी, आंसर सी, ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी। सी, उसकी श्यानता इस्तेमकारी करने। अगर देखा जाए तो थिनर पेंट में ऐड इसीलिए किया जाता है ताकि जो उसका गाढ़ापन हो वो कम हो जाए, तो इसमें ये यही बोल रहा है कि उसका जो गाढ़ापन है वो कम हो जाए, इसलिए थिनर का प्रयोग किया जाता है। और भी होते हैं, अगर हमने पेंट लगा दिया है और पेंट को लगाने के लिए भी हम थिनर का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो पेंट को पतला कर देता है जिससे उसको साफ़ करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, कंपैरिजन रेशो ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज़ नियरली। पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात है लगभग, तो इसका आंसर है बी, 8:1। तो इसका 8:1 होता है, मतलब जो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जब इसका दहन होता है तो ये 8:1 की रेशो में होता है। और डीजल का जो होता है वो वैसे 16 से 20 होता है। इसमें भी पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न अनुपात है वो 6 से 12 के बीच में होता है। इसमें ऑप्शन में जो है इसलिए 6 नहीं है, तो इसलिए हम 8:1 के साथ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज़ अबाउट। पेट्रोल का विशिष्ट घनत्व है लगभग, तो इसमें इसका आंसर है ए, 0.75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज़ द। आवेगी टर्बाइन की यांत्रिक दक्षता है, इसका आंसर है बी, रेशो ऑफ द एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टर्बाइन टू द एनर्जी इम्पार्टेड टू द व्हील। तो इसका है टरबाइन पर उपलब्ध वास्तविक अभिक्रिया में चक्र को प्रदान की गई शक्ति का अनुपात। तो ये भी एक मैकेनिकल डिप्लोमा का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो आंसर बताया गया है, इसमें जब टरबाइन में वास्तविक अभिक्रिया उपलब्ध होती है, चक्कर यानी कि वो जो रनर टरबाइन के अंदर होता है जो घूमता है पानी के वेग के साथ, ये उसके बारे में बोला गया है। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करके तो वीडियो और ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी लेनी होगी तो वो इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन फोर हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रोड्स एंड द वर्क इज़ केप्ट एज। फोर हैंडेड वेल्डिंग में वेल्डिंग रोड और कार्य के बीच का कोण इतना रखा जाता है, तो इसका आंसर है ए, 30 डिग्री से 40 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज़ द यूनिट ऑफ। बल प्रति एकक लंबाई की इकाई है, तो इसका आंसर है डी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन प्लैंक के विधान के अनुसार, तो इसका आंसर होगा ए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइकिल प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज़ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करता है और जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करना है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, वैनाडियम व्हेन एडिड टू स्टील। जब स्टील में वैनाडियम मिलाया जाता है तब, तो इसका आंसर है डी, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी
तनन सामर्थ्य बढ़ा देती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो उसकी बढ़ जाती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कि जब उस पर वो बल, जब कोई बल लगाया जाता है धातु के ऊपर, तो वो उस धातु के बल को सहन कर लेती है और वो टूटती नहीं है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू MAPI फॉर्मूला द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन वैन। तो इसका आंसर होगा वो बी होगा, CAM ग्रेटर देन DAM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। ब्रेक इवन एनालिसिस में कुल लागत बनी होती है, तो इसका आंसर है सी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर स्टील प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टील प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है डी, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइन स्टाफ एवं कार्यात्मक संगठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, गैंट चार्ट इज़ यूज्ड फॉर। गैंट चार्ट इसके लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसका आंसर है बी, प्रोडक्शन शेड्यूल, उत्पादन समय सारणी के लिए जो है वो गैंट चार्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, CPM क्रिटिकल पैथ मेथड रिक्वायर्स। CPM क्रिटिकल पैथ मेथड के लिए ये आवश्यक है, तो इसका आंसर है ए, सिंगल टाइम एस्टिमेट, एकल समय अनुमान। तो फ्रेंड्स ये 60 क्वेश्चन हुए हैं थ्योरी के। इसके बाद जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन होंगे थ्योरी के ही, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। और अगर इन जो ये जो प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, अगर इनके ब्रीफ में अगर आंसर आपको जानने होंगे तो आप मैसेज भी कर सकते हैं कि इसका आंसर ऐसा है तो इसका क्यों है, इसका कारण क्या होगा। तो बाकियों के भी जो है ब्रीफ में आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इतना ही सॉल्व किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये आगे भी आपको जो भी एग्ज़ाम होगा बोर्ड के जो कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें आपको आगे इजी होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, ये मैकेनिकल के। और जिसमें जो फीटर के सेम एग्ज़ाम दिया जाता है, चाहे HPTCL का हो, HPPCL का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, जल शक्ति विभाग का हो, सेम ही पेपर आते हैं। तो ये आगे जो है आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करने में ईजी होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।